हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपको याद है कि जब हमारे पास पहली बार कोई स्टोरेज डिवाइस आया जैसे कि पेन ड्राइव, तो उसका साइज क्या हुआ करता था? अगर हम साइज की बात करें तो लगभग 2 इंच के बराबर की पेन ड्राइव हुआ करती थी और उसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो लगभग 128 MB की हुआ करती थी। वहीं पे अगर हम आज की पेन ड्राइव्स को अगर हम देखें तो उसका साइज मल्टीपल टाइम्स छोटा हो चुका है और स्टोरेज मल्टीपल टाइम्स बड़ी हो चुकी है। यानी आप 1 सेंटीमीटर की एक पेन ड्राइव के अंदर में 2 TB से या 3-4 TB से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट मोरे ने कहा था कि अगर अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइसेस पे ऐसे ही वर्क करते रहे तो हर साल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का साइज आधा होता रहेगा, जस्ट हाफ, और उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो डबल होती रहेगी। और वो चीज आज हम देख भी पा रहे हैं। जितनी भी चीजें आजकल आज आसपास देख रहे हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, एसी हो, कैमरा हो, बाइक हो, कार हो, कोई भी चीज आज एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है जिसको हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में लगभग हर फील्ड में कमाल करके दिखाया है। नैनो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो मेडिकल साइंस से लेकर एरोप्लेन बनाने तक इन सभी फील्ड के अंदर में नैनो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। हालांकि इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी बहुत बाद में आया, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड में टॉप 10 में इंडिया अभी रहता है। आज का टॉपिक हमारा कुछ नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के टाइप्स, जनरेशंस, कौन कौन सी जनरेशंस के नैनो टेक्नोलॉजी आज तक आए हैं, क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है, कंसर्न क्या है, गवर्नमेंट मेजर्स अभी तक क्या क्या लिए गए हैं। बात करें नैनो टेक्नोलॉजी की तो इसमें जो टर्म है नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डिजाइनिंग 10⁻⁻⁹ से नीचे रहती है, यानी वो 10⁻10 हो सकता है, -10, 10⁻14 हो सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी जिसकी डिजाइनिंग हम 10⁻⁹ से छोटे पार्टिकल पे कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग एट द स्केल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर हम एक एटम की बात करें तो लगभग जो एक एटम होता है, स्पेशली उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसका जो टोटल या बोल सकते हैं साइज 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻15 तक उसके न्यूक्लियस का साइज होता है। और वहीं अगर हम पूरे एटम को इलेक्ट्रॉन के साथ अगर देखते हैं तो लगभग 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻⁻13 मीटर तक का हमारे पूरे एटम का साइज हो सकता है। तो जब इस लेवल पे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जब डिजाइनिंग की जाएगी, उसी को हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। इट इज द मैनिपुलेशन एंड यूज ऑफ मटेरियल डिवाइसेस सो टाइनी दैट नथिंग कैन बी बिल्ट एनी स्मॉलर। यानी एक जितना छोटे से छोटा लेवल पहुंच सकते हैं उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश की जाती है नैनो टेक्नोलॉजी में। और इससे छोटे पार्टिकल्स जितने भी पॉसिबल है वहां तक हम पहुंच रहे हैं, और उससे छोटे अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं तो हम वहां तक भी धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे। नैनो मटेरियल आर टिपिकली बिटवीन 0.1 से लेकर 100 नैनोमीटर के साइज में। इन जनरल जो हम नैनो मटेरियल्स की बात करते हैं, यानी ऐसे पार्टिकल जो छोटे पार्टिकल के डिजाइन करने से बने हैं, उनको बोलते हैं नैनो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल्स का साइज रफली 0.1 से लेकर 100 नैनोमीटर का होता है। अगर आपको बताएं कि अगर हमारा जो एक हेयर होता है, हेयर का जो साइज होता है वो लगभग 8000 नैनोमीटर के आसपास होता है। यानी हमारे बालों का, हेयर का जो डायमीटर है लगभग 8000 नैनोमीटर है। तो आप एक कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना होगा ये 100 नैनोमीटर और कितना होगा 0.1 मीटर नैनोमीटर। डेफिनेटली हमारे जो हेयर का जो डायमीटर है उससे मल्टीपल टाइम्स छोटा, with 1 nanometer being equivalent to 1 billionth of a meter or 10 to the power -9 meters.
अगर हम शुरुआत से अभी तक अगर हम देखें तो अभी तक 4 जनरेशंस आ चुकी हैं नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर में। फर्स्ट जनरेशन जब आई थी तो उसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को बनाते थे। डेफिनेटली इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा डीप में जा सकते थे। उस टाइम पे हमने जो पार्टिकल्स बनाए, लगभग हम ईयर 2000 की बात कर रहे हैं या इससे थोड़ा पहले, हम उस टाइम पे मेटल्स के रेनफोर्समेंट करते थे। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जो हम खाना जनरली एक सिल्वर फॉइल में पैक करते हैं, और सिल्वर की अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एंटी माइक्रोबियल होता है, यानी बैक्टीरिया का उस पर इंपैक्ट कम पड़ता है, जिसकी वजह से हम सिल्वर यूज करते हैं। लेकिन ऐसे और भी पार्टिकल्स होंगे जो एंटी माइक्रोबियल एक्ट करते हैं। तो अगर हम सिल्वर फॉइल में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल दूसरे भी ऐड कर दें तो उसको हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट। तो इस तरह की शीट्स बनाई जाती है जिसके अंदर में मल्टीपल पार्टिकल्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ एक ही जगह एक ही शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पहले हम इस तरह के मटेरियल्स बनाया करते थे फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे। पॉलीमर्स बनाए जाते थे 1 से 2 और बहुत सारे पार्टिकल को मिला के। सेरामिक्स बनाया जाता था। सेरामिक्स आप जानते होंगे, जो हमारी जो रूफ पे या फिर हमारे जो फ्लोर पे या वॉल्स पे टाइल्स लगाई जाती हैं, उस वो टाइल जो होती है उसमें जो हमारा मेजॉरिटी में कंपोनेंट होता है वो सेरामिक ही होता है। सेरामिक का टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी 1400 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी अगर कभी सपोज कीजिए किसी जगह पे आग लगती है, फायर होता है, तो आपने देखा होगा कि सारी चीजें जल जाती हैं, लेकिन जो टाइल्स होती हैं स्पेशली जो सेरामिक से बनी है वो इतनी जल्दी नहीं पिघलती, क्योंकि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है जो टेम्परेचर विथस्टैंड करने की। फिर हमारा टाइम आया 2005 के आसपास, और उस टाइम हम डेवलप करने लगे बायो एक्टिव सब्सटेंसेस, यानी इस तरह के सब्सटेंसेस जिसको हम बॉडी में डाल के उसको किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें ड्रग्स वगैरह का ज्यादा रोल है। हेल्थ इफेक्ट के भी हम इसमें देखने लगे। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, यानी ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ऐसे छोटे छोटे हाइड्रोजेल्स, नैनो डायमंड्स हम बनाने लगे जिसको हम बॉडी में डालेंगे तो वो सिर्फ उसी पॉइंट पे एक्ट करेगा जहां के लिए वो बनाया गया है। डेफिनेटली जब भी कोई कैंसर ट्रीटमेंट किया जाता है या किसी भी बायोमेडिकल साइंस में अगर हम देखें तो डिसीज को क्योर करने के लिए जब भी हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। यानी जिस पर्टिकुलर टारगेट पे हमें उस मेडिसिन को पहुंचाना है डेफिनेटली वो वहां तक नहीं जाती है, तो मेडिसिन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है और हमारा हार्ट उस मेडिसिन को हार्ट ब्लड के थ्रू पूरी मेडिसिन को पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। यानी हमारा हार्ट उस ब्लड को पहुंचाता है, और पहले जब भी कोई मेडिसिन खाते हैं वो पहले ब्लड में मिक्स होती है, हार्ट उसको ट्रांसफर कर देता है। लेकिन क्या ये मेडिसिन पूरी बॉडी में चाहिए थी? डेफिनेटली नॉट। अगर सपोज कीजिए आपके कहीं किसी बॉडी में ऑर्गन में पार्ट में प्रॉब्लम है तो वहीं पे हमें मेडिसिन को ज्यादातर पहुंचाना चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सबसे पहले ब्लड में मिक्स होती है और फिर धीरे धीरे वो एक्ट करती है। डेफिनेटली इससे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। आज साइंटिस्ट ने ऐसे नैनो मॉलिक्यूल्स और नैनो पार्टिकल्स बना लिए हैं लाइक नैनो डायमंड्स, यानी एक बहुत ही छोटे नैनो डायमंड्स बनाए जाते हैं, और नैनो डायमंड का साइज रफली 4 to 5 नैनोमीटर होता है, और छोटे छोटे डायमंड्स के ऊपर मेडिसिन की एक लेयर लगा दी जाती है और उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में, और ये नैनो डायमंड्स वहां तक ट्रेवल करते हैं जहां पे हमें एक्चुअली चाहिए। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में हमें बहुत ज्यादा चाहिए होता है। बायो डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, उस डिवाइस पे भी हम पहले यूज करते थे सेकंड जनरेशन में। 3D ट्रांजिस्टर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमने इसको यूज किया, एम्पलीफायर्स में इसको यूज किया, एक्चुएटर्स में हमने यूज किया, एडेप्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर में यूज किया। एक्चुएटर जनरली इस तरह के डिवाइसेस होते हैं जो किसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और मूवेबल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्चुएटर्स। फिर आया थर्ड जनरेशन में हम असेंबली करने लगे, यानी एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को, एक से ज्यादा नैनो पार्टिकल्स को मिला के एक नए स्ट्रक्चर्स बनाने लगे। 3D मॉडलिंग करने लगे, यानी 3D नेटवर्किंग लेकर आ गए। इसमें हमें न्यू हायरार्किकल आर्किटेक्चर्स, रोबोटिक्स और इवोल्यूशनरी जो साइंस है उसके अंदर में हम इसको यूज करना स्टार्ट किया। स्पेशली जो रोबोट्स हम मेडिकल साइंस में यूज करते हैं उसमें सबसे पहले यहां पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। आज हम 4th जनरेशन में हैं। 4th जनरेशन की बात करें तो ये एटॉमिक डिजाइन तक पहुंच चुका है, और यानी डिजाइनिंग हमारा इस लेवल पे पहुंच चुका है कि हम एक एक एटम को उठा के इंटरचेंजेबली उसको यूज कर सकते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना सकते हैं, उसका लैटिस स्ट्रक्चर बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली आज हम अपने खुद के एलिमेंट्स डिजाइन भी कर सकते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, डिसेंडिंग, असेंडिंग, ड्राई एंड वेट। डिसेंडिंग का मतलब है कि हम डिजाइनिंग बड़े से स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 छोटे पार्टिकल पे पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने एक एसी बनाना है तो हमें पहले एक बड़ा सा हमने एक डिजाइन किया एसी का। अब उसके अंदर में कौन कौन से पार्टिकल्स, कितना छोटे पार्टिकल्स हम उसमें डालेंगे, वो हमारा हो गया डिसेंडिंग टाइप। मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर आर मिनिएचर एट द नैनोमेट्रिक स्केल from 1 to nanometer in size. It is most frequent to date, especially in electronics. Definitely इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर में, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में, लाइक सपोज कीजिए अगर हमें कोई चिप बनानी है तो जो चिप का डिजाइन है पहले बड़े लेवल पे होता है। अब हम डिजाइन करते हैं कि इस बड़े लेवल के अंदर में छोटी छोटी चीजें कैसे फिक्स की जाए। वहीं पे असेंडिंग बॉटम अप का मतलब है कि पहले हम छोटे पार्टिकल लेते हैं और छोटे पार्टिकल की डिजाइनिंग करते हैं और उसके बेसिस पे हम ये सोचते हैं कि इन पार्टिकल्स को अब कहां पे लगाया जाए, तो उससे हम यानी ऊपर की साइड में यानी साइज हमारा बढ़ता चला जाता है। ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसी जगह जो ऐसे पार्टिकल चाहिए होते हैं जहां पे जो अगर मॉइस्चर होगा वो खराब हो जाएंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी जहां ऐसी जगह यूज की जाती है जहां पे ड्राइनेस है उसको हम बोलते हैं, जैसे हमारा हो गया कोल, जैसे सिलिकॉन, जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, मेटल्स, सेमीकंडक्टर that do not work with humidity। डेफिनेटली जो ह्यूमिडिटी होगी तो इन सर्किट्स के अंदर में एक तरीके से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और इनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो सकती है। तो ऐसी जगह पे हमें ड्राई टेक्नोलॉजी चाहिए। वहीं पे वेट टेक्नोलॉजी, यानी वेट टेक्नोलॉजी स्पेशली जहां पे ह्यूमिडिटी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, यानी अगर उसके अंदर में ड्राइनेस अगर ज्यादा नहीं है यानी वेटनेस अगर ज्यादा है तब भी उसमें काम चल सकता है। जैसा कि हो गया हमारा बायोमेडिकल साइंस, जैसे कि हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की, मेम्ब्रेन्स की, एंजाइम्स की, प्रोटीन्स की, सेलुलर कंपोनेंट्स की, इन सभी में यूज होने वाली नैनो टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं वेट नैनो टेक्नोलॉजी। जो सेमीकंडक्टर्स हैं और इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, मटेरियल्स, कोल, सिलिकॉन के नैनो पार्टिकल्स डिजाइनिंग की जाती है, उसको हम बोलते हैं ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी। तो हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। बात करते हैं तो ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी, सरफेस टेंशन, फिजिकल केमिस्ट्री, गिव्स इंपॉर्टेंस ऑन फैब्रिकेशन, स्ट्रक्चर इन कार्बन, दिस एंड सिलिकॉन एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है, स्पेशली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो सरफेस टेंशन, यानी जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके आउटर अगर पार्ट में अगर हम देखें तो एक तरह का टेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। आपने देखा होगा कि हमारे जब कभी एक वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी के ऊपर छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो आसानी से बैठ पाते हैं। वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? अगर कोई ह्यूमन बैठेगा डेफिनेटली वो सिंक हो जाएगा, दे विल ड्रॉन डाउन। तो ड्रॉन नहीं होता है वो, यानी मॉस्किटोज आसानी से कैसे बैठ पाते? क्योंकि ऊपर वाली लेयर पे एक बहुत ज्यादा सरफेस टेंशन होने की वजह से जो ऊपर की लेयर है वो रिजिड हो जाती है। यानी जब भी हमें डिजाइनिंग करनी है तो डेफिनेटली इन तरह की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर हमें खासा जो गौर देना पड़ेगा। डेफिनेटली फैब्रिकेशंस के लिए ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कंप्यूटेशनल नैनो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो नैनोमीटर स्केल पे मॉडलिंग और स्टिमुलेशन, यानी स्टिमुलेशन का यहां पे मतलब है एक के साथ दूसरी चीज को ऐड करके उसकी अलग प्रॉपर्टीज को बनाना, तो स्टिमुलेशन में काम आएगा। अगर हम बात करें वेट नैनो टेक्नोलॉजी तो बायोमेडिकल, एंजाइम्स, सेलुलर, मेम्ब्रेन और इन सब में हम इसको यूज करते हैं। बात करें एप्लीकेशन की, हम कहां पे आज नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे ज्यादा इसका यूसेज है आज के टाइम पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहे आप ग्राफीन ले लीजिए, ग्राफीन होता है ग्रेफाइट का सबसे छोटा फॉर्म, यानी अगर ग्रेफाइट है आपके पास और उसकी एक सिंगल मोस्ट लेयर एटॉमिक लेवल पे लेयर को सेपरेट कर दिया जाए, उसी को हम बोलते हैं ग्राफीन। ऐसे ही सिलिकॉन आपने सुना होगा, सिलिकॉन जिससे हमारी चिप्स बनी होती है, जो चिप के अंदर में जो रेड कलर का पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के अंदर, सॉरी ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है वो ग्रीन कलर का सिलिकॉन से बना होता है। आज के टाइम पे हम पेन ड्राइव्स और इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अगर हम छोटा कर पा रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि सिलिकॉन का एक ऑल्टरनेटिव, इसी की एक सिंगल मोस्ट लेयर सिलिसीन, वो अब मार्केट में आ चुकी है और इसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं। So carbon nanotube are close to replacing
silicon as a material for making smaller, faster, more efficient microchips devices, as well as lighter, more conductive, stronger quantum nanowires. Graphene properties make it an ideal candidate for the development of the flexible touch screen. आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे जो मोबाइल के अंदर में टच स्क्रीन है और हमारे जो मोबाइल के अंदर में बैटरी है, दोनों ही ग्राफीन से बनी होती है। और ग्राफीन का जो नेचर है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक बहुत रिजिड होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, और इसके अंदर में बहुत लाइट वेट है। ऑब्वियसली जब हम इतना छोटे साइज पे इसको डिजाइन करेंगे तो इसका लाइट वेट होगा। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो आज लाइट होते जा रहे हैं, ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पा रहे हैं और कंपैरेटिवली एफिशिएंसी ज्यादा है। और हम एनर्जी की अगर यूज की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा कम यूज करते हैं। दूसरी बात करें एनर्जी की, अ न्यू सेमीकंडक्टर डेवलप्ड बाय क्योटो यूनिवर्सिटी मेक्स इट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर सोलर पैनल दैट डबल द अमाउंट ऑफ द सनलाइट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम कन्वेंशनल अगर हम सोलर पैनल्स की हम बात करें तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी आज का सोलर पैनल एब्जॉर्ब करता है और जितनी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करता है, उसके कंपैरेटिवली क्योटो यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है एक ऐसा सोलर पैनल जो उससे डबल एनर्जी, सेम लेवल पे रह के उससे डबल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। लोअर कॉस्ट है और प्रोड्यूस करने के बाद ये स्ट्रांग भी है, लाइट भी है। डेफिनेटली इसको हम यूज करेंगे, फ्यूल एफिशिएंसी इससे बढ़ेगी। टू द थर्मल इंसुलेशन ऑफ सम नैनो कंपोनेंट्स एंड कैन सेव एनर्जी। डेफिनेटली जब हम छोटी कम एनर्जी को यूज करेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी एफिशिएंट भी हो जाएगा। बात करते हैं कि हेल्थ केयर में हम इसको कहां में यूज कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर हम बात करें तो जो हमारी बॉडी के अंदर में छोटे छोटे पॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो डिजाइनिंग होती है, जैसे हम बात करें तो जीन थेरेपी के अंदर में इसको यूज कर सकते हैं। जीन थेरेपी का मतलब है कि जब हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंट जीन्स किसी वजह से म्यूटेट हो जाते हैं, यानी चेंज हो जाते हैं और वो किसी दूसरी तरीके से फंक्शन करने लग जाते हैं। तो आज मेडिकल साइंस, स्पेशली नैनो मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हमारे जो जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो गई है, हमारी बॉडी में जाके ये पार्टिकल्स उस म्यूटेशन को भी बदल सकते हैं और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ड्रग डिलीवरी के अंदर बहुत सारा यूज किया जाता है। कैंसर थेरेपी के अंदर में आजकल बहुत सारा यूज किया जाता है, स्पेशली जब कीमोथेरेपी चलती है किसी पेशेंट की स्टार्टिंग स्टेज में, उस टाइम पे इसको बहुत सारा यूज किया जाता है। इवन इसके बाद जब रेडिएशन के थ्रू थेरेपी, रेडियोथेरेपी होगी, उस टाइम पे भी जो गामा पार्टिकल्स हैं वो नैनो से भी आते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को खत्म करना, ऑक्यूलर डिसीजेज, आंखों से रिलेटेड और ऐसे कुछ डिसीजेज जो होते हैं, इन्फ्लुएंजा हो गया या फिर आंखों के अंदर में फ्लू हो गया, डेफिनेटली उससे भी हमें। कार्डियोवैस्कुलर, ब्रेन से रिलेटेड अगर हम देखें, आज हम अगर हम बात करें तो हम ऐसे ऐसे पार्टिकल बना चुके हैं, जैसे नैनो पार्टिकल्स बना चुके हैं, उन्हीं पार्टिकल्स को मिला के पॉलीमेरिक हम न्यूक्लियर जो नैनो पार्टिकल्स बना चुके हैं। कुछ डायरेक्टली ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था हमने एक बार, नैनोस्फीयर। इससे कुछ मिसाइल्स बना सकते हैं। मिसाइल्स का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना जो एडहेसिव हो, यानी दूसरों को अट्रैक्ट करे। मिसाइल्स बना सकते हैं, क्वांटम डॉट बना सकते हैं। आज क्वांटम साइंस में अगर हम बात करेंगे तो जो कैडमियम सेलेनाइड होता है, ये एक ऐसा पार्टिकल होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि ब्राइट होते हैं, यानी अगर इनसे एनर्जी पास की जाएगी तो ये बहुत ज्यादा ग्लो करते हैं। तो सॉरी, कैडमियम सेलेनाइड के ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के थ्रू करंट पास किया जाता है और हम आज इन क्वांटम डॉट्स को यूज करते हैं हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर भी। लाइपोसोम्स की अगर हम बात करें, डेंड्रीमर्स की अगर हम बात करें, यानी इतने छोटे छोटे पार्टिकल जैसे हमारे डेंड्राइट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिपोसोम्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही तक, यानी उस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं कि हमारे सेल के अंदर जो प्रेजेंट कंपोनेंट्स हैं, हमारे जो सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, उस लेवल तक हम आज डिजाइन कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस मेडिकल साइंस। बात करें एग्रीकल्चर की तो फार्मर आज पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, इसके थ्रू जीएमओ बना पा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। फार्मर यूजिंग हाई टेक डिवाइसेज इन द फील्ड, फर्टिलाइजर्स इसमें यूज किए जा रहे हैं। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स नई नई नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जा रही है। अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ओवरऑल ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। जैसा कि अगर आपको फार्मर को ये पता चल जाए कि इस प्लांट को कितना वाटर चाहिए, तो डेफिनेटली आजकल जो फ्लडिंग सिस्टम है जो एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं, यानी हमारे एग्रीकल्चर जो लैंड होगा उसमें डायरेक्टली पानी को छोड़ दिया जाता है, डेफिनेटली उससे वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन पर्माकल्चर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये बताती है कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट को कितना पानी चाहिए, तो अगर उतना ही पानी दिया जाए
तो डेफिनेटली हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो उसी टेक्नोलॉजीज को के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं वो भी नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। सॉरी, नैनो ट्यूब्स जो है, हमारे टूल्स जो है, डेफिनेटली कुछ हमें ब्रीडिंग करनी है, एक प्लांट को हमें दूसरे प्लांट के साथ ब्रीडिंग करनी है, तो ब्रीड करने में पहले इसकी प्रॉपर्टीज और इन प्रॉपर्टीज को हमें पहले जानना होगा। डेफिनेटली उसके एटॉमिक लेवल तक, उसके जो जीन या फिर मॉलिक्यूलर लेवल तक हमें पहुंचना होगा। तो आज उसके तरह के टूल्स भी ऐसे बनाए जा चुके हैं। मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेंट्स, यानी आज सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली हम सॉइल के अंदर 5 सेंटीमीटर तक जो मॉइस्चर लेवल है उसको हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में कितना होगा। जैसा कि ये सॉइल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया इसी पर्पस के लिए। डेफिनेटली ये जो हमारे एनहांस क्रॉप प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस केमिकल यूसेज, जो केमिकल का हमें क्वांटिटी का पता नहीं चलता कि कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, वो हमें इस नैनो टेक्नोलॉजी से पता चल जाती है। डेफिनेटली इसके लिए हमें डेडिकेटेड डिवाइसेस चाहिए और रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ सॉइल, यानी हम इसके यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हैं नैनो पार्टिकल्स के, जो ये बताएगा कि इस टाइम पे इस सॉइल के अंदर में क्या क्या पार्टिकल्स हैं और किस चीज की डेफिशिएंसी है। बात करें एनवायरनमेंट में, डेफिनेटली एनवायरनमेंट के लिए भी आज नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि अगर हम बात करें पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन के अंदर में जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है बहुत अलग अलग तरह की जो गैसेस निकालता है, जैसे CH4, SO2, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल एसिड, ये बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो हमारे यहाँ पे एक तरीके से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है। और जो हैवी मेटल्स हैं, क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, फूड वेस्ट और ये सब ऑयल, ये सब अगर हम देखें तो ये सब वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें नैनो रेमेडिएशन, यानी उसी चीज को हम कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। यानी अगर हम बात करें आज के टाइम पे उन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर में, उन्हीं डिवाइसेस के अंदर में, यानी अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जैसा कि हो गया हमारा फुलरीन, ग्राफीन, कार्बन नैनो ट्यूब, सिंगल वायर्ड, मल्टीपल वायर्ड नैनो ट्यूब, इनके यूसेज से हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो भी हो रहा है। अगर हम बात करें जैसे सिलिका, तो सिलिका जो पहले हम यूज करते थे डिवाइसेस, आज सिलिका के सिलिसीन आ चुका है, जो कि सिलिका की ही एक सबसे स्मॉलेस्ट एक लेयर होती है। यहीं पे हम बात करें ग्राफीन की, तो ग्राफीन की अगर हम बात करें तो ग्राफीन में भी मल्टीपल लेयर्ड और सिंगल लेयर्ड तरह के जो बहुत सारे टाइप के ग्राफीन आ चुके हैं। यानी अगर नैनो स्केल की हम बात करें, सपोज कीजिए, तो ऐसे ऐसे पार्टिकल्स को आज डिस्कवर कर लिया गया और डेवलप कर लिया गया जो हम हमारी सॉइल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। यानी इस तरह की चीजें हैं जो हमारे अगर हम बात करें तो मेटेलिक, बायोमेटेलिक एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स, नैनो पार्टिकल, आयरन, जो आपका AU है और AG है, ये सारे जो सिल्वर और ये सब कुछ, तो इसके अंदर में अगर हम बात कर रहे हैं तो एनवायरमेंट में, यानी हमें आज के टाइम पे कहां से क्या चीज निकल रही है उसका एग्जैक्टली पता है, और ये भी पता है कि हम उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। डेफिनेटली किसी में से अगर कोई पार्टिकल निकल रहा है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा, उसके लिए दूसरा कौन सा नैनो पार्टिकल हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा, इतना भी आज हम नैनो साइंस के थ्रू पहुंच पा रहे हैं। सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा पा रहे हैं, वाटर का अंदर जो अगर हम प्यूरिफिकेशन बढ़ा पा रहे हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर में पॉल्यूशन कम कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। बात करें क्या क्या इश्यूज हैं हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में, डेफिनेटली कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस या बहुत बड़े रिसर्च सेंटर्स, इसमें इतने बड़े रिसर्च सेंटर्स नहीं है कि वो एनवायरमेंटल कंसर्न और इन सभी को एक साथ देख सके। सबसे बड़ा कंसर्न हमारा है एनवायरमेंट को लेके, बीइंग वेरी स्मॉल दीज पार्टिकल्स कैन क्रिएट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। डेफिनेटली अगर आज आप नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो इवन जो सॉक्स हम लोग पहनते हैं शूज के अंदर, वो सॉक्स के अंदर भी नैनो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ताकि आपके सॉक्स में से स्मेल ना आए। आप सोचिए किस लेवल तक हमारा नैनो टेक्नोलॉजी इंट्रूजन कर चुका है। अब कोई भी टेक्नोलॉजी में अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को यूज कर रहे हैं, यहां तक कि जो स्क्रबर हम यूज करते हैं अपने फेस पे और अपनी बॉडी पे, यहां तक कि अगर हम बात करें तो टूथपेस्ट में यूज होने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये सभी नैनो पार्टिकल्स हैं। पॉलीथीन के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे भी हमें एक नैनो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। कोटिंग के अंदर अगर हम बात करें, पेंट्स के अंदर अगर हम बात करें, हर जगह नैनो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो ये नैनो पार्टिकल्स अगर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये अल्टीमेटली पहुंचेगा कहीं पे किसी सी के अंदर, किसी वाटर बॉडी के अंदर में, और ये छोटे छोटे पार्टिकल जब कोई फिश
या फिर कोई ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा तो डेफिनेटली उनकी बॉडी में जाके उनके गिल्स को ब्लॉक कर सकती है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर सकती है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा हैम्पर होगी, वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। डेफिनेटली सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है नैनो टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी छोटी है कि इसको कई बार डिटेक्ट करना और इसके बारे में कभी पता लगाना कई बार ये मुश्किल हो जाता है। इक्विटी, डेफिनेटली डेवलपिंग कंट्रीज हैव लेस एक्सेस टू द फंड टू क्रिएट नैनो टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली जितनी छोटी टेक्नोलॉजी यानी जितने छोटे लेवल तक जाके अपनी टेक्नोलॉजी और डिजाइन करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा हमें मनी चाहिए, फंड्स चाहिए। तो ये एक तरीके से पार्शियलिटी भी हो सकती है कि जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं, जिनके पास इंडस्ट्रीज हैं, मनी है, इकोनॉमी है, डेफिनेटली वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो ये वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक जो गैप है वो दो कंट्रीज के बीच में ये बढ़ता चला जाएगा। डेफिनेटली इट इज नॉट एथिकल, यानी हम अपने लिए इसको हम बोलते हैं नैनो एथिक्स। नैनो एथिक्स एक ऐसा वर्ड आजकल इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका मतलब है कि हम अपने फायदे के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप ना करें कि वो एनवायरमेंट को डिग्रेड करे और एक्वेटिक लाइफ, प्लांट्स और इन सब के साथ ये प्रॉब्लम होने लग जाए। दूसरी प्रॉब्लम है कि कंट्रीज के पास अगर पैसा भी है तो इतने छोटे लेवल पे जब डिजाइनिंग की जाती है तो टेक्निकल कॉन्स्टेंट इसमें आते ही आते हैं। इंडिया के अगर इश्यू की बात करें तो कोई एक पर्टिकुलर बहुत बड़े लेवल की कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी, जो इनको पूरा ठीक से कंट्रोल कर सके। डेफिनेटली इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स इंडिया में काफी हैं, बट जो रेगुलेशन करे प्रॉपरली उसकी थोड़ा कमी है। इनसफिशिएंट स्टडीज ऑन टॉक्सिकोलॉजी, स्टडीज ऑफ द नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल्स कितने टॉक्सिक हो सकते हैं उसके ऊपर बहुत प्रॉपर स्टडी नहीं की गई है। फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च आर लेस एंड आउटडेटेड। डेफिनेटली फंड की प्रॉब्लम होने की वजह से इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो जो टेक्नोलॉजी जो हम नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए यूज करेंगे वो खुद में आउटडेटेड है, थोड़ा ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज हैं। बात करें नैनो टेक्नोलॉजी रेगुलेशन और इनिशिएटिव की, इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव अभी तक लिए हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया है इंडस्ट्रियल नैनो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, यानी नैनो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया जो इस सारी चीजों को देखेगा। इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस इन बैंगलोर खोला गया है, मुंबई में खोला गया है और कोलकाता में खोला जा रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की ओर अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, डेफिनेटली जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में हम नैनो टेक्नोलॉजी को कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इसके अंदर में थोड़ा और एडवांसमेंट आई। नैनो मिशन की अगर हम बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें 2007 के आसपास उनके इनिशिएटिव की वजह से 2007 में हर साल 1000 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था। तो इसके अंदर में एलोकेट किया गया था नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, और यहां से हमारी मेन शुरुआत होती है नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया की। तो 2007 में हमारा पहली बार आया नैनो मिशन। बात करें क्या आउटकम और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यानी नैनो मिशन 2007 में लाया गया और इसके पीछे जो रीजन था कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। हम साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज को टारगेट करना चाहते हैं, यानी ये इंस्टीट्यूशंस ये और जो ये इंडस्ट्रीज हैं डेफिनेटली ये ज्यादा से ज्यादा नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करें और गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट रहे इसके अंदर में। की अचीवमेंट की अगर हम बात करें, इंडिया रैंक अमंग द टॉप 5 नेशन इन नैनो साइंस पब्लिकेशन। अगर हम बात करें तो 3rd में आते हैं। नैनो साइंस से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है उसमें जो पब्लिकेशंस होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, उसमें पूरे वर्ल्ड में हम 3rd नंबर पे आते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो लगभग 5000 रिसर्च पेपर और 900 पीएचडी होल्डर्स हैं हमारे नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया के अंदर में। इनोवेशंस की बात करें, नैनो हाइड्रोजेल, आई ड्रॉप, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज, एंटी माइक्रोबियल टेक्सटाइल कोटिंग, यानी जिस कोटिंग करने के बाद जिसमें बैक्टीरिया और ये नहीं लगेंगे, इस तरह की चीजें हमने बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे डेवलप कर दिया है और हम इसको एक्सपोर्ट भी आज के टाइम पे कर रहे हैं। इंपैक्ट है कि स्ट्रेंथन्ड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फोस्टर एप्लीकेशन ओरिएंटेड R&D फॉर प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली हमें थोड़ा सा और स्ट्रेंथन भी करने की जरूरत है और ये हमारे
ये सारी चीजें जो नैनो मिशन है, ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है हमारे नैनो मिशन को और हमारी नैनो टेक्नोलॉजी को। डेफिनेटली फंड की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई मिशन होना चाहिए, नैनो मिशन उसको प्रॉपरली फुलफिल कर रहा है। ये था हमारा आज का नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ब्रीफ, एक आइडिया। आप इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल स्टडी कर सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में जानिए। यूपीएससी के अंदर में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेनली दे आर आस्किंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया।